नमस्कार। तो अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से सेंटर स्टेज पर आ गए हैं और उनकी छाया ऐसा लग रहा है कि शांति की बातचीत पर मंडरा रही है। देखिए, एक तरफ दो पुराने दुश्मन देश शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक तीसरी ताकत है जो इस पूरे प्रोसेस को रोकने में लगी है। पूरी कहानी में ना एक अजीब सा टेंशन है। एक तरफ तो उम्मीद जगी है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है, जो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ कोई है, एक शक्तिशाली ताकत जो पर्दे के पीछे से इसे होने से रोक रही है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक पॉजिटिव नोट से, एक ऐसी कामयाबी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए राजी हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि उनकी टीम इस्लामाबाद के लिए निकल चुकी है और तो और ईरान भी अपना डेलीगेशन भेज रहा है। मतलब एक ऐतिहासिक मीटिंग की जमीन तैयार हो रही है। और व्हाइट हाउस इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि वो एक बहुत हाई लेवल टीम भेज रहा है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं, स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ हैं और ट्रंप के दामाद कुशनर भी शामिल हैं। और मज़े की बात यह है कि विटकॉफ और कुशनर युद्ध से पहले जो बातचीत हुई थी उसमें भी शामिल थे। और हाँ, पॉजिटिव साइंस ईरान की तरफ से भी आ रहे हैं। हाल की धमकियों के बावजूद तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ के दूतावास के जो वीडियो हैं, वो दिखा रहे हैं कि लोग और सरकार दोनों ही नॉर्मल जिंदगी में लौटना चाहते हैं और इस बातचीत से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन यह उम्मीद की रोशनी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक एक हिंसक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा हमला जिसने इस पूरी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया। जरा इस हमले की टाइमिंग देखिए, ये कितनी चौंकाने वाली है। सीज फायर के ऐलान के ठीक एक दिन बाद और शांति वार्ता शुरू होने से ठीक एक दिन पहले इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा हमला कर दिया। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इसे इस युद्ध का सबसे खूनी दिन कहा जा रहा है। सोचिए, एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 1100 से ज्यादा घायल हुए और बेरूत में भयानक तबाही हुई। तो यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब शांति दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो फिर इजराइल ने युद्ध का अपना सबसे बड़ा हमला किया ही क्यों? चलिए अब सिर्फ घटनाओं को देखने के बजाय इसके पीछे का मकसद समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है बेंजामिन नेतन्याहू की। शक की सारी सुइयां अब उन्हीं पर हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके इन कदमों के पीछे आखिर वजह क्या है। चलिए सुनते हैं कि नेतन्याहू ने खुद 2001 में क्या कहा था। एक रिकॉर्डेड बातचीत में उन्होंने कहा था कि अमेरिका एक ऐसी चीज है जिसे बहुत आसानी से अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है। ये उनकी सोच को दिखाता है जो काफी पुरानी है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी पत्रकार ने दावा किया कि नेतन्याहू प्राइवेट में ये तक कहते हैं कि मैं अमेरिका को कंट्रोल करता हूं, मैं ट्रंप को कंट्रोल करता हूं। तो असली बात यह है, नेतन्याहू का एक 40 साल पुराना सपना है, एक अधूरा काम, ईरान में सत्ता पलटवाना और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर देना। अब जाहिर है, कोई भी शांति संधि जो ईरान की मौजूदा सरकार को लेजिटिमेसी दे, वो उनके इस सपने के लिए एक सीधा खतरा है। तो सवाल यह है कि नेतन्याहू अपने इस लक्ष्य को पूरा करते कैसे हैं। इसका जवाब हमें मिलता है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से, जिसने एक सीक्रेट मीटिंग का खुलासा किया है और ये रिपोर्ट इस पूरे संघर्ष की जड़ तक ले जाती है। लेकिन उससे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर अमेरिका इस युद्ध में घसीटा कैसे गया? अब जो हम देखने वाले हैं वो इसी सवाल का जवाब है। यह खुलासा हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बॉम्ब शेल रिपोर्ट से, जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ ये कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड थी। नेतन्याहू को एक काली कार में पत्रकारों से छुपाकर सीधा व्हाइट हाउस के सिक्योर सिचुएशन रूम में ले जाया गया। अब देखिए, सिचुएशन रूम अमेरिका का सबसे सेफ इंटेलिजेंस हब है और वहां किसी विदेशी लीडर को ले जाना ये लगभग अनसुनी बात है। और वहां नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए राजी करने के लिए बड़े बड़े वादे किए। कहा कि ये क्विक और इजी जीत होगी, ईरान की सरकार बस गिरने ही वाली है और उनके मिसाइल सिस्टम तबाह हो जाएंगे। बाद में ये सारे वादे झूठे साबित हुए। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये रिपोर्ट बताती है कि ये पूरा युद्ध एक विदेशी नेता की प्रेजेंटेशन के आधार पर शुरू किया गया और इसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया, जो इस युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। तो अब जब ये सब सामने आ गया है तो देखते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है। हर तरफ बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और ऐसे ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो शांति वार्ता के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस टेबल को देखिए, ये मौजूदा कन्फ्यूजन को साफ साफ दिखाती है।
अमेरिका कह रहा है कि हाँ बातचीत होगी, लेकिन अंदर से खबरें लीक हो रही हैं कि ईरान का प्रस्ताव कचरा है। इजराइल, वो तो आधिकारिक तौर पर चुप बैठा है, लेकिन लेबनान पर हमला कर रहा है। और ईरान कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही इजराइल पर सब कुछ खराब करने का आरोप भी लगा रहा है। और इस पूरी इंस्टेबिलिटी का असर असल दुनिया पर भी पड़ रहा है। देखिए, सीज फायर के बाद तेल की कीमतें गिरकर $90 प्रति बैरल पर आ गई थीं, लेकिन लेबनान पर हमले के बाद युद्ध फैलने के डर से ये फिर से $96 तक पहुंच गई हैं। इसका असर अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी दिख रहा है। इन खुलासों के बाद रो खन्ना और बर्नी सैंडर्स जैसे बड़े नेता अब खुले तौर पर अमेरिकी विदेश नीति पर इजराइल के प्रभाव पर सवाल उठा रहे हैं, और तो और वो इजराइल को दी जाने वाली मिलिट्री मदद में कटौती की भी मांग कर रहे हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, इस हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल शतरंज में जब सारे मोहरे बिसात पर हैं, तो शांति की तरफ जाने वाले रास्ते पर असल में कंट्रोल किसका है? और इसी सवाल का जवाब इस पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा। नमस्कार।